साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देख के जाना और लास्ट में कमेंट करके जाना कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। आज की क्लास हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 16 के साथ रहने वाली। साथियों, इससे पहले हम 15 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे करा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को पूरा जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में उपयोगी रहने वाली है। साथियों, अब आप सभी को पता है कि आपका 1, 2, 3 दिसंबर का पेपर है और समय बहुत कम है साथियों, और कम समय में आपको अभ्यास रिवीजन करना चाहिए, जो कि अपने चैनल पर आपको देखने को मिलता है। आज की क्लास संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आपके राजस्थान जी के, पशुपालन और विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में हमारे 40 प्रश्न हैं साथियों, और ध्यान से देखना वीडियो को। 40 प्रश्न में से अगर आप 30 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन की दौड़ में। प्रत्येक विद्यार्थी को क्लास से ध्यान से देखना है। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 40 में से कितने प्रश्न सही रहे हैं। प्रश्न शानदार हैं, जबरदस्त हैं, परीक्षा के लेवल के हैं, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न शानदार है साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों। प्रश्न क्या है ये देखिए। प्रश्न है कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बीकानेर, पाली, जोधपुर, माउंट आबू। प्रश्न ये कह रहा है कि आपका राजस्थान का, सबसे पहले अपन मैप देखते हैं। ये तो आपका राजस्थान का मानचित्र है साथियों। ध्यान से देखना साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देख के जाना, फिर आप बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। जितने भी साथी एक बार जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जिसने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक जरूर कर दें। जो भी साथी अपने चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो, उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र आता है ना, इस क्षेत्र में आपके उष्णकटिबंधीय वन आपको सर्वाधिक देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, लगभग आप सभी को पता है। एक जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, जालौर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, उधर आपका झुंझुनू, सीकर आ जाएगा। ये सभी जिले हैं ना, ये आपके लगभग पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते। तो देखिए बीकानेर, पाली, जोधपुर, इन जिलों में तो आपको उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक क्षेत्र यहाँ पर ऑप्शन में ये दे रखा है, माउंट आबू वाला क्षेत्र। माउंट आबू में आपको उष्णकटिबंधीय वन देखने को नहीं मिलेंगे साथियों। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि आपका जो माउंट आबू है ना वो कहाँ है। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी कि माउंट आबू आपके सिरोही जिले में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? सिरोही जिले में। हर एक बिंदु क्लियर किया जाएगा साथियों जहाँ से प्रश्न बन सकता है। बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है। 25 से 30 मिनट की आपकी वीडियो रहने वाली, जिसमें आपके काफ़ी सारे प्रश्नों के राइट आंसर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट समय में जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए सफलता में निश्चित और उपयोगी रहने वाला है साथियों। ध्यान देने योग्य बिंदु है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही सफलता के नज़दीक आते चलोगे। हर एक वीडियो में ये बात आपको बताता हूँ। अब देखिए एक प्रश्न सीधा यहाँ से ये पूछा जाता है कि माउंट आबू में आपके उष्णकटिबंधीय वन तो नहीं पाए जाते, तो बताओ फिर कौन से वन पाए जाते हैं। तो सीधा आ जाएगा सदाबहार वन आपके माउंट आबू क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। कौन से वन साथियों? सदाबहार वन। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सीधे माउंट आबू में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करो अपने दोस्तों को। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, सभी तक ये क्लास पहुँचा दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, शानदार प्रश्न है, अभी हाल ही में परीक्षा हुई उसमें पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा, ये पूछा। देखो यानी कि 2023-24 की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार कौन से जिले में वन सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो एक तो आता है आपका पहला स्थान इसने पूछा नहीं है। कौन सा स्थान पूछा है इसने? दूसरा स्थान कौन सा? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं।
प्रतापगढ़, वारा, सिरोही, अलवर। देखिए दूसरे स्थान की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले का है आप साथियों, ध्यान देने योग्य बिंदु है। आपके वन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो विकल्प नंबर ए में तो सबसे पहली बात तो कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वन की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो वो जिला आ जाएगा आपका उदयपुर जिला। कौन सा जिला आ जाएगा? उदयपुर जिला आ जाएगा। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिशत है। तो देखिए उदयपुर जिले की अगर वन की बात करें तो ये आपके 23.49% आपको देखने को मिल जाएगा। चलो ठीक है, उदयपुर का 23.49 है, तो फिर प्रतापगढ़ का कितना होगा? तो ये प्रतापगढ़ का देखने को मिल जाएगा आपको 23.24%। ठीक है ना। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, हर एक बिंदु आपका क्लियर किया जाएगा जहाँ से प्रश्न बन सकता है। बस आपको ध्यान से देखना है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 1737, ऑप्शन नंबर बी 1729, ऑप्शन नंबर सी 1727, ऑप्शन नंबर डी 1735। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। हर एक प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सभी के कमेंट देके जाएंगे साथियों। फिलहाल जो क्लास है अपनी प्रीमियर पर चल रही है, लाइव की तरह आप इसमें कमेंट कर सकते हो। देखिए प्रॉपर रूप से नेटवर्क के नहीं आने की वजह से लाइव नहीं करते, लेकिन प्रीमियर पर मैं आपको क्लास देता हूं जिसमें आप हर एक प्रश्न का कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की थी, एक प्रश्न तो आपका यहाँ क्लियर हो जाता है। अब ये पूछा है कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 18 नवंबर को, और 18 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों। ठीक है ना। चलिए तो 1727 कौन से विकल्प में? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसका वास्तुकार कौन है? क्या पूछा जाता है? जयपुर शहर की स्थापना की थी, तो इसका वास्तुकार कौन है? तो इसका जो वास्तुकार है ना, वो आपका विद्याधर भट्टाचार्य देखने को मिल जाएंगे। कौन? विद्याधर भट्टाचार्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान यहाँ से एक बिंदु ये क्लियर हो ही जाता है कि आपका जयपुर शहर का वास्तुकार कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य। साथ ही साथ यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसकी जो नींव है ना, ये नींव किसने रखी थी जयपुर शहर की? तो नींव रखी थी आपकी पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। किसने? पंडित जगन्नाथ सम्राट ने इसकी नींव रखी थी, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए साथियों, इतने चीज़ें आपको लिए क्लियर हो चुकी है। हर एक बिंदु को समझ के रखना है साथियों, पूरा देखना, निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न शानदार है साथियों। राजस्थान में कच्छवा वंश का शासन कहाँ था? बताओ भाई। देखिए राजस्थान में जो कच्छवा वंश का शासक है वो आपके आमेर वंश में, यानी कि आमेर वाला जो क्षेत्र आता है, जिसमें आपका जयपुर का आसपास वाला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। कौन सा? जयपुर का आसपास वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए विकल्प में जयपुर का समीपवर्ती क्षेत्र दे रखा है, तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का सीधा ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना, सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आभूषणों से आपके अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा तो पहना जाता है, लेकिन कहाँ पहना जाता है ये आपको बताना है। नाक, हाथ, पैर, गले, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बेसर और भंवरकड़ी के बारे में पूछा है, तो ये आपके नाक में पहना जाएगा साथियों। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कौन से विकल्प में? ए में। तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न देखिए। कंडोरा नामक का जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? बताओ भाई। सिर, गर्दन, पैर, कमर। कमेंट करके बताओ। कंडोरा नाम का जो आभूषण है ना, वो आपके कमर में पहना जाएगा साथियों। ध्यान देने योग्य बिंदु है, कमर में आपका कंडोरा नाम का आभूषण पहना जाएगा। कमर में आपके और भी आभूषण है जिसको अपन करदनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करदनी भी आपको कमर में पहनने को देखने को मिलेगी। तागड़ी नाम का आभूषण है, ये भी आपको कमर में पहना जाता है। उसके साथ साथ आपकी कनकवती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकवती,
मेखला, ये सारे जो आभूषण है ये सबके आपके कमर में पहने जाते हैं। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आज थोड़ा तबीयत ऐसी है इसलिए टाइम पर वीडियो मैं फिर भी आपको बना करके दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है और आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न है ना, वो लगभग सीधे छपते हैं। ध्यान देने योग्य बिंदु है। तो बताओ, मेजर सोबर्स है क्या, कर्नल ईडन है क्या, कर्नल मैलिसन है या मेजर मैक्स मैसन है, बताओ कमेंट करके बताओ। 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें ना तो मेजर सावर्स को ध्यान में रख लेना साथियों। किसको, मेजर सावर्स। अब मेजर सावर्स कौन से विकल्प में है, मेजर सावर्स विकल्प नंबर ए में, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा है जो टोंक का नवाब है। बताओ भाई, टोंक के नवाब के बारे में पूछा है, टोंक का नवाब कौन सा है, तो टोंक का नवाब आ जाएगा आपका वजीरुद्दौला। कौन आ जाएगा साथियों, वजीरुद्दौला। कौन से विकल्प में है, सी में, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी आपकी 1857 की क्रांति से पूछा गया है और 1857 की क्रांति से लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। बताओ भाई, मॉरिसन था क्या, मेजर बर्टन था, विलियम ईडर था या मैकमोसन था। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। कमेंट करके बताएं, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न ने ये पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है। बताओ, तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेजर बर्टन आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। अरे कौन, मेजर बर्टन। अब बताओ मेजर बर्टन कौन से विकल्प में साथियों, बी में है, तो बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे साथियों, बी को लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को आप जितना स्टार लगाए लगा लो, सीधा छपता है। प्रश्न क्या है, कई बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट करके आऊगा के किले दरवाजे पर लटका दिया था। शानदार प्रश्न है साथियों। मिस्टर बटन, मैकमोसन, मिस्टर कार्टम और जॉर्ज लॉरेंस। बताओ कमेंट करके बताओ। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर सभी का आना चाहिए भाई। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। तो वो हैं आपके मैकमोसन साथियों। कौन, मैकमेसन। कौन से विकल्प में है, बी में है, तो बी को क्या कर देंगे, अरे लॉक कर देंगे साथियों। ठीक है ना। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो ये थे आपके जोधपुर के साथियों। कहाँ के थे, जोधपुर के थे, जो कि क्रांतिकारियों ने इसके सर को काट करके और वहाँ पर आऊवा का जो किला होता है ना उसके दरवाजे पर इसको क्या कर दिया था, लटका दिया गया था। चलो अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सॉरी, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि आपके पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षी रेखा को बताती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। इस प्रश्न में आपको 2 फैक्ट में आपको बताने वाला हूँ। सभी बिंदु आपके लिए ध्यान देने योग्य बिंदु हैं साथियों। राजस्थान का ये मैप मैं आपको यहाँ पर बना करके बता रहा हूँ, यहाँ से इस चीज़ को आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना है। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, देखिए डॉक्टर हरिमन सक्सेना ने आपके जो भौतिक विभाजन है वो 4 भागों में किया था, जो कि ध्यान देने योग्य बिंदु है, कई बार बता चुका हूं साथियों। अब इस 4 भाग में एक आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग होता है जिसको 2 भागों में बांटा होता है। कितने भागों में बांटा होता है, 2 भागों में। एक तो आता है आपका अर्ध शुष्क और एक आता है आपका शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और एक आता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि आपकी जो ये वाली जो रेखा है ना, ये कितने सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा है। तो देखिए यहाँ से मैं 2 बिंदु बताने वाला हूँ। एक जगह आपको 40
सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मिलेगी, कई जगह आपको 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मिलेगी। आरबीएससी बोर्ड की आपकी जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की बुक है उसमें आपको 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। और कई बुकों में आपको 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा देखने को मिलेगी। फिलहाल विकल्प में आपके 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर आपको 50 मिले तो 50 करके आना, 40 ना हो तब, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान देना है कि आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है ना कक्षा 9 की, देखना राजस्थान अध्ययन की, जिसमें आपको 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि आपके जो पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा है ना, एक तो होता है शुष्क मरुस्थल और एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो अलग भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा को कितना कहते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको कहते हैं अपन 25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जो कि ध्यान देने हैं, ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान रखना है इसका। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा साथियों। जितने भी साथी सी लॉक कर रहे हैं सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए ये प्रश्न पूछ लिया है कि राजस्थान में रेतीले जो शुष्क मैदान है और अर्ध शुष्क मैदान किस समवर्षीय रेखा द्वारा पृथक किया जाता है। अभी बताया है साथियों, अभी क्या बताया है कि आपका जो ये पश्चिमी मरुस्थल है और पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा है, शुष्क और अर्धशुष्क। और शुष्क और अर्धशुष्क को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है ना, वो 0.25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है। अब बताओ 25 सेंटीमीटर कौन से विकल्प में है, डी में है, तो डी को क्या कर देंगे साथियों, लॉक कर देंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्न को अक्सर विद्यार्थी गलत करके आते हैं, तो ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, ध्यान से देख लेना, हर एक बिंदु आपको समझ करके देखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। बताओ, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए क्या पूछा है प्रश्न ने कि सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है, तो आपका जैसलमेर आ जाएगा साथियों। कौन सा जाएगा, जैसलमेर। कौन से विकल्प में है, सी में, तो सी को क्या कर देंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर महीना पहुँच लिया, क्या पूछ लिया, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक जो तापांतर वाला जो महीना है वो कौन सा है। जनवरी, फरवरी है, मई एवं जून है, जून एवं अगस्त है, अक्टूबर एवं नवंबर है। बताओ, कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये मिलेगा आपके जुलाई और अगस्त में साथियों। कहाँ मिलेगा, जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेगा। कौन से विकल्प में, सी में, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न शानदार है। पूछा गया प्रश्न है, हरियाली अमावस्या का पर्व है ना, वो किस महीने में मनाया जाता है। देखिए हरियाली अमावस्या के बारे में पूछा है, तो एक महीना आता है आपका श्रावण का महीना। कौन सा महीना आता है साथियों, श्रावण का महीना आता है। हर महीने को 2 पक्ष होते हैं, एक तो होता है आपका कृष्ण पक्ष, एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। यहाँ आपकी पूर्णिमा पड़ जाती है, यहाँ आपकी अमावस्या पड़ जाती है। अब ये पूछ रहा है कि हरियाली अमावस्या किस माह में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके श्रावण माह में। कौन से माह में, श्रावण माह की अमावस्या को पड़ती है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड, सभी जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा। देखिए थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक महीना आता है आपका बैसाख का। कौन सा महीना, बैसाख का। और बैसाख के महीने का शुक्ल पक्ष पड़ता है साथियों। शुक्ल पक्ष की कौन सी पड़ती है, तृतीया पड़ती है। और इस तृतीया में आपको अक्षय तृतीया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया बोलते हैं। इस अक्षय तृतीया पर आपके अबूझ सावे होते हैं, जिस पर बिना मुहूर्त के आप शादी कर सकते हो, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। देखिए प्रश्न में ये पूछा है कहाँ मनाया जाता है, लेकिन प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, उपनाम क्या क्या है।
ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, हर एक बिंदु क्लियर किया जाएगा। कजली तीज का त्योहार पहली बात तो बूंदी में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपके भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कब? भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज मनाया जाता है। इसका मेला भरता है बूंदी में। उपनाम की बात करें तो इसको बूढ़ी तीज बोलते हैं, कजली तीज बोलते हैं, बड़ी तीज बोलते हैं। ये आपके उपनाम है जो कि पूछे जाते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ईसर को शिव का प्रतीक मानते हैं साथियों, और ईसरी को माँ गौरा का प्रतीक मानते हैं। ये आपकी जो पूजा है आपके गणगौर के त्योहार पर मनाई जाती है। और गणगौर कब पड़ता है? गणगौर पड़ता है आपके चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है। कब पड़ता है? चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर पड़ता है। कौन से विकल्प में? बी में। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सभी सही है। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है ना वो लाइक जरूर करें। जो भी साथी अपने चैनल पर नए जुड़ रहे हैं ना उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। अपने परिवार का अगर आप हिस्सा बन रहे हो तो बहुत सही जगह मिली है आपको साथियों। अगला प्रश्न देखो, अब आपका जो प्रश्न है ना वो विज्ञान से देखने को मिलेगा। मैंने क्लास के शुरू में बोला था कि पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है, जिसमें आपके विज्ञान, पशुपालन, राजस्थान जीके सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न को पढ़ो कि रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिनम, ग्लोबुलम और प्रोथेमिन ये क्या हैं? तो देखिए ये सभी आपके प्रोटीन के भाग हैं साथियों। किसके भाग हैं? ये सभी आपके प्रोटीन के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? देखिए पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के 3 भाग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से ये पूछा है कि आपका कौन सा मानव मस्तिष्क का भाग है जो मुख्य रूप से सोचने वाला है? बताओ भाई। तो वो है आपका प्रमस्तिष्क वाला भाग। कौन सा? प्रमस्तिष्क वाला भाग है जो मुख्य रूप से सोचने वाला है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? बताओ। जब आपको खांसी हो जाए, छींक आ जाए, जुकाम हो जाए तो ऐसी जो क्रियाएं होती गतिविधियां होती है ना उनको कौन रोकने का या नियंत्रित करने का कार्य करता है? क्या मेंडुला करता है, क्या मस्तिष्क करता है, क्या पोन्स करता है या अनुमस्तिष्क करता है? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो वो एक होता है आपका जो मेंडुला इन गतिविधियों को क्या करता है साथियों? नियंत्रित करता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? बताओ। मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो अपने मानव जो हृदय होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है? मेरुरज्जु, मेंडुला ऑब्लांगेटा, तंत्रिका कोशिका जिसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है ना, मेंडुला ऑब्लांगेटा ये आपके मस्तिष्क के भाग होता है जो कि हृदय को नियंत्रित करने का कार्य करता है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? बताओ। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको अपन आपात ग्रंथि के नाम से कहते हैं? अग्नाशय, अधिवृक्क, थायराइड, पिट्यूटरी। बताओ 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो वो है आपकी अधिवृक्क। कौन सी? अधिवृक्क। अधिवृक्क कौन से विकल्प में है? बी में। बी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जितने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपका पशुपालन से संबंधित है। पूछा गया प्रश्न स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में। प्रश्न क्या है कि भारत में नीदरलैंड से क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम में मवेशियों की किस विदेशी नस्ल का उपयोग किया गया? बताओ। होल्स्टीन, फ्रीशियन, लाल दाना, भूरा, स्विस और जर्सी। कमेंट करके बताओ भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका होल्स्टीन फ्रीशियस। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
प्रश्न है कि करण स्विस क्रॉस ब्रीड मवेशियों का विकास किसकी क्रॉसिंग द्वारा किया जाता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त आपको चयन करना है, पूछा गया प्रश्न है। देखिए, करण स्विस क्रॉस ब्रीड मवेशियों का जो विकास है ना, वो किसकी क्रॉसिंग द्वारा किया जाता है? बताओ भाई। तो ये किया जाता है आपकी भूरा स्विस बेल साहिवाल और लाल सिंधी गायों के साथ किया जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? मोहिर ऊन हेतु प्रसिद्ध अंगोरा बकरी किस देश में पाई जाती है? ईरान, इराक, सऊदी अरब अमीरात और तुर्की। कमेंट करके बताओ। बताओ भाई, 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो ये पाई जाती है आपकी तुर्की में। कौन से में? तुर्की कौन से विकल्प में साथियों? डी में। डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितनी भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि आपका जो वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुआ की क्या भूमिका होती है? बताओ भाई। क्या खाद के ढेर को ऑक्सीजन प्रदान करना होता है? क्या खाद के ढेर में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य होता है? क्या कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए कार्य करते हैं? क्या? बिल्कुल सही है साथियों, ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए कार्य करते हैं। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। 29वें क्वेश्चन में जो भी साथी सी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, जितना हो सके अभ्यास कीजिए। लास्ट टाइम में बच रहा है आपका बहुत कम समय है साथियों। जितना हो सके अभ्यास करो। अभ्यास आपको निपुणता तक ले जाएगा और आपको निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाला है। देखो, पशुओं के चमड़े का उपयोग किया जाता है। बताओ, कपड़ों के निर्माण में किया जाता है क्या? कुछ हद तक मान सकते हैं। बुक बाइंडिंग में किया जाता है, बिल्कुल सही है। खेल की बॉल में किया जाता है क्या? ये भी ठीक है। क्या उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही है साथियों। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। लगभग सभी में आपके पशुओं के चमड़े का उपयोग है वो कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि आपके जो पशुओं की हड्डी का उपयोग किस में किया जाता है? बताओ। पशुओं की हड्डी का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्रॉकरी के निर्माण में किया जाता है क्या? बिल्कुल सही है। अस्थि चूर्ण में किया जाता है, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर डी भी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है कि पशुओं में होने वाले जो लंपी रोग होते हैं ना, उसके मुख्य लक्षण क्या है? बताओ। पशुओं में बुखार आना, बिल्कुल इसका लक्षण है। शरीर में गांठें पड़ना, ये भी इसका लक्षण है। आंखों में पानी आना, ये भी इसका लक्षण है। यानी कि विकल्प नंबर डी भी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको पशुपालन से संबंधित देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि फड़किया रोग, कौन सा रोग? फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन है? बताओ। गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा। बताओ। फड़किया रोग की बात करें ना, तो ये अब सर्वाधिक आपको भेड़ों में देखने को मिल जाएगा साथियों। किसमें? भेड़। कौन से विकल्प में? सी में। सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितनी भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि तेज बुखार, गुर की आवाज के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं के किस बीमारी का लक्षण है? बताओ। मुंह खुरप्पा में है क्या? आरपी में है क्या? ब्रुसोस में है या गलघोंटू में? कमेंट करके बताओ। आपको तेज बुखार आ जाता है, गुर की आवाज़ आती है तथा सांस लेने में परेशानी होती है, ये सभी पशुओं में होती हैं। तो बताओ, ऐसा कौन सा रोग है जिससे पशु ग्रसित होता है इस प्रकार की गतिविधियों से? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो वो होता है आपका गलघोंटू रोग। कौन सा रोग? गलघोंटू रोग। कौन से विकल्प में साथियों? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, सभी कमेंट करके बताएं प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर। कमेंट करोगे तभी तो आप एक्टिव रहोगे ना, तभी कुछ होगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला साथियों। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रजामंडल संबंध नहीं है? बताओ। कौन सा है जो प्रजामंडल से संबंध नहीं है? जमनालाल ब्यास बिल्कुल प्रजामंडल से है। जयनारायण व्यास, गोकुलबाई भट्ट, ये सभी में प्रजामंडलों में इनकी योगदान है। लेकिन आपके जो गोविंद गुरु है ना, ये आपके प्रजामंडल से संबंधित देखने को नहीं मिलेंगे। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब देखिए साथियों, आपके जो गोविंद गुरु से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्या होता है कि संप सभा की स्थापना किसने की? ये प्रश्न पूछा जाता है कि संप सभा की
स्थापना किसने की? तो वो की थी आपके गोविंद गुरु ने। सीधा प्रश्न चपटा है, सीधा आंसर आ जाएगा गोविंद गुरु। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब की गई, तो ये की गई थी आपको 1883 में। चलो ठीक है, 1883 में की गई थी, लेकिन कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपके सिरोही जिले में। कौन से जिले में की गई थी? सिरोही जिले में की गई थी। किस समुदाय के लिए की गई थी? तो भील समुदाय के लिए की गई थी साथियों। किसके लिए? भील समुदाय के लिए की गई थी। ध्यान देने योग्य बिंदु है। अब देखो आपके कितने प्रश्न यहाँ से क्लियर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। कौन सा होगा? डी। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताओ। अबिन हरी ने की थी क्या? गोपाल लाल कोटिया ने की थी क्या? नाथूलाल जैन ने की थी या नैनूराम शर्मा ने की थी? फॉरेस्टर एग्जाम भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो नैनूराम शर्मा को ध्यान में रख लेना। किसको? नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या है? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? बताओ। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? जयपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़? कमेंट करके बताओ। कांगड़ कांड प्रजामंडल कौन से आंदोलन में संबंधित रखता है? बताओ भाई। तो ये रखता है आपके बीकानेर। कौन से? बीकानेर प्रजामंडल से रखता है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1946 में। ध्यान देने योग्य बिंदु है, अकाल पड़ा था उस समय, अकाल के दौरान इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो, भोगीलाल पांड्या, हरदेव सिंह जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है? देखिए, भोगीलाल पांड्या का नाम आ जाए, हरदेव सिंह जोशी का नाम आ जाए, शिवलाल कोटड़िया का नाम आ जाए, तो सीधे आपको डूंगरपुर चले जाना साथियों। कहाँ? डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अब बताओ डूंगरपुर कौन से विकल्प में है? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? सीधा पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके प्रजामंडल दे रखे हैं, एक तरफ आपके नेता दे रखे हैं। कौन सा नेता कौन से प्रजामंडल से संबंधित रखता है, ये आपसे पूछा है। विकल्प कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। देखो, जैसलमेर का मिट्टालाल व्यास बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा का भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी है का बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ का रमेश चंद ओझा है क्या? नहीं है साथियों। करौली का कौन है? त्रिलोक चंद माथुर बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा साथियों। ठीक है, प्रतापगढ़ का रमेश चंद ओझा नहीं है तो फिर कौन है? प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रमेश चंद ओझा अगर प्रतापगढ़ का नहीं है तो कहाँ का कौन है प्रतापगढ़ का? तो ये रहेंगे आपके अमृतलाल पयाग। प्रतापगढ़ के अमृतलाल पयाग देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और मिल जाएगा आपका चुन्नीलाल। कौन मिलेगा साथियों? चुन्नीलाल भी आपके प्रतापगढ़ प्रजामंडल से देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? बताओ। हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर, रायपुरा? चार विकल्प आपके सामने। जेईई भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ रहे हैं ना, सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। बताओ। माणिक्यलाल प्रजामंडल की बात करें तो मैं से माणिक्यलाल है और मैं से मेवाड़ आ जाएगा साथियों। कौन आ जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित माणिक्यलाल वर्मा रखते हैं। ध्यान देना। इस प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी साथियों। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है ना। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें कि मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को जो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ से सीधा प्रश्न चपता है। प्रश्न क्या चपता है? मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपके बलवंत सिंह मेहता को। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1938 को हुई थी। ठीक है ना। ध्यान देने योग्य बिंदु है, किस जिले से संबंधित रखता है? तो उदयपुर जिले से संबंधित रखता है। ध्यान देने योग्य बिंदु है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर रहने वाला है साथियों।
ये तो थी आज की क्लास, जिसमें आपके 40 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न थे। जिस भी साथी ने 30 प्लस प्रश्न किए हैं ना, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है साथियों। प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करके जाना। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी में लगे रहिए, अभ्यास कीजिए, निश्चित तौर पर सफल होंगे।